देश में राजनीतिक चर्चा उरूज पर है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे अब हमारे सामने हैं। कई नेताओं ने परंपरा निभाते हुए ईवीएम पर ही सवाल खड़े किए। कुछ ने संदेह जताया तो कुछ ने सीधे सीधे गड़बड़ी के ही आरोप लगा दिए। सवाल उठाने वाले कौन है ये बताएंगे। साथ में आज उत्तर पूर्व के राज्य मिजोरम में एक नई नवेली पार्टी ने सबका ध्यान खींच लिया, उसकी भी बात करेंगे। इस पार्टी का नाम है जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी ZPM। शानदार स्ट्राइक रेट से राज्य में सरकार बना रही है ये पार्टी। चुनावी परिणामों के साथ ही आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। इस सत्र में किन बिल्स पर मुहर लग सकती है चर्चा होगी, और महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ, ये सब हम आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले बात मणिपुर की जानी है, जहां एक बार फिर बड़े स्तर पर हिंसा हुई है। सोमवार यानी 4 दिसंबर को हुई भारी गोलीबारी के बाद 13 शवों के मिलने की जानकारी आई है मणिपुर से। ये शव तेनगोपाल जिले के गांव में मिले, उन पर गोलियों के जख्म थे। इस खबर पर न्यूज रूम से हमारे साथी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मणिपुर का तेंगनोपाल जिला, यहाँ पर लेतेथू गांव है। यहाँ पर 2 गुटों में हिंसा हुई और उसके बाद 13 शव मिले हैं। आधिकारिक सूत्र जो हैं वो ये बता रहे हैं कि इन सभी के शवों में गोलियों के जख्म के निशान थे, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये लोग स्थानीय निवासी यहाँ के नहीं थे और ये लोग कहीं बाहर से आए थे और इन लोगों के बीच झगड़ा हुआ, हिंसा हुई और 13 शव बरामद हो चुके हैं। और जब इसकी जानकारी मिली कि वहाँ पर फायरिंग हुई है, उसके तुरंत बाद वहाँ पर सुरक्षा बल मौके पर पहुँचा। आपको एक चीज़ और बता दें कि 3 दिसंबर को ही तेंगनोपाल जिले के कुकी जो जनजातीय समूहों ने भारत सरकार और UNLF के बीच हुए शांति समझौतों का स्वागत भी किया था। एक अपडेट दक्षिण भारत से भी है, जहां मिचोंग चक्रवात ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मिचोंग का अर्थ हुआ ताकत और लचीलापन। ये साइक्लोन इस साल में बंगाल की खाड़ी का चौथा और हिंद महासागर में बनने वाला छठा तूफान है, इस रीजन में आया। इसका असर समझने के लिए आप चेन्नई एयरपोर्ट से आई ये तस्वीरें देखिए, वीडियो देखिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट। रनवे तक पानी लबालब दिखाई दे रहा है। मिचोंग चक्रवात के कारण चेन्नई एयरपोर्ट पर 4 दिसंबर की रात के 11 बजे तक के लिए परिचालन को रोक दिया गया है। इससे पहले कई फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया, वहीं कुछ फ्लाइट्स के रूट्स भी बदले गए। अभी दूसरी तस्वीरें देखिए। लोकेशन है चेन्नई का अरुम्बाक्कम एरिया। सड़कें पानी से भरी दिख रही हैं आपको। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिचोंग चक्रवात के कारण हुई बारिश के चलते चेन्नई में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई इलाकों में सड़कों और घरों में पानी भर गया है। कई जगहों पर बिजली भी नहीं आ रही है। दरअसल बीते 3-4 दिनों से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होती जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि मिचोंग चक्रवात के कारण 4 और 5 दिसंबर को और बारिश हो सकती है। इस दौरान प्रशासन अलर्ट मोड में है। आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे दी गई है। इन अपडेट्स के बाद चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। सबसे पहले बात उन नेताओं की जो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद बड़े नेताओं ने हार को स्वीकार तो किया, लेकिन दूसरे नेता ईवीएम पर शक जता रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं जब ऐसा हो रहा है। जो पार्टी चुनाव हारती है हिंदुस्तान में, उसे ईवीएम पर शक होता है। बैलेट पेपर पर वापस जाने की वो बात करने लगती है। साल 2009 में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मांग कर दी थी कि चुनाव पुरानी पद्धति से होने चाहिए, माने बैलेट पेपर से। 2009 वो साल था जब भाजपा लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव हारी थी। अगले साल भाजपा ने एक पूरी किताब ही लॉन्च कर दी। इस किताब का नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। हिंदी में नाम हुआ लोकतंत्र खतरे में, क्या हम ईवीएम पर भरोसा कर सकते हैं। इस किताब को लिखा था भाजपा नेता GVL नरसिम्हा राव ने और लॉन्च किया था इस किताब को तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने। 2014 में प्रचंड जीत के बाद भाजपा केंद्र की सत्ता में आ गई। इसके बाद पार्टी ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया। अब दूसरी पार्टियां ईवीएम पर सवाल खड़ा करती हैं जिनको वोट्स नहीं मिल रहे हैं। 3 दिसंबर को 4 राज्यों के परिणाम आने के बाद कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज ने कहा कि जरूर ईवीएम में कुछ हुआ है, वरना ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। फिर इसी तरह समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का बयान आया। अखिलेश कह रहे हैं कि अगर अमेरिका और जापान में बैलेट पेपर की व्यवस्था है तो हमें भी वही अपना लेना चाहिए। सुनिए चुनाव परिणाम के बाद किसने क्या क्या कहा। जिस तरीके से अमेरिका में, जापान में, अमेरिका हमसे अर्थव्यवस्था में और ताकतवर बहुत है देश हमसे, जापान हमसे बहुत आगे है। अगर वो देश इस तरह की व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए अगर अमेरिका आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश है और अगर वहां व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि रिजल्ट 1 घंटे में आए। हम लोग हमेशा कहते हैं
लोगों के मन में शंका होती है हमेशा, ये कैसा मुमकिन हो गया, खास करके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो हम ये कहते कि अगर ये लोगों के मन में शंका है तो एक बार शंका दूर कर दीजिए। एक चुनाव आप बैलेट पेपर पर लीजिए ना, एक चुनाव से। ये तो आप देखिए, आप आगे सामने ईवीएम से पहले तो जो बैलेट पेपर गए थे वो पोस्टल बैलेट, उसके बॉक्स कई जगह खुले मिले। चाहे वो मध्य प्रदेश के 2-3 जिले की बात कर लीजिए, चाहे आप यहाँ राजस्थान में जहाँ की बैलेट बॉक्स को ही खोलकर और वो सारी चीजें हेरफेर की जा रही थी, उसमें काफी विवाद हुआ। उसमें एक उज्जैन का मामला सामने आया था, एक मध्य प्रदेश में कहीं का मामला आया था जिसमें पहले ही बैलेट बॉक्स खोल दिए गए थे। ईवीएम में हेरफेर को लेकर आज तक कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं आया, ठोस प्रमाण किसी ने नहीं दिया। न ही सरकार के सामने हुआ ऐसा, न ही चुनाव आयोग के सामने कोई डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। साल 2017 के जून में केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को खुला न्योता दिया था, कहा कि चाहे तो हमारे पास आकर बताएं कि छेड़छाड़ कैसे होती है। हैकाथॉन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। उसी साल अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने बताया कि हमने हैकिंग के डेमो के लिए न्योता दिया था, लेकिन कोई दल आया नहीं। ईवीएम पर सवाल उठा रहे दलों में से कई इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। आज इस अलायंस को लेकर भी एक खबर आ गई। 6 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है। एक बैठक बुलाई है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, लेकिन मीटिंग से पहले तृणमूल कांग्रेस ने कह दिया है कि उन्हें इस बैठक के बारे में जानकारी नहीं है। पार्टी के सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि ममता बनर्जी का 6 दिसंबर को पहले से एक कार्यक्रम तय है, ऐसे में वो बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। वहीं जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने इल्जाम लगाया कि इन चुनावों में विपक्ष के तौर पर इंडिया गठबंधन कहीं था ही नहीं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इन चुनाव में बड़ी पार्टी होने के बाद और गठबंधन की भी बड़ी पार्टी होने के बाद इस अवसर को भुनाने में कांग्रेस पार्टी नाकामयाब रही। अपने बलबूते चुनाव जीत लेंगे और ग्लोरी किसी के साथ शेयर ना हो पाए, इस दंभ ने कांग्रेस पार्टी को पराजित किया। सारे गठबंधन के साथी उनकी मदद करने को तैयार थे, चुनाव प्रचार में साथ देने को तैयार थे। हम लोगों ने इक्की दुक्की सीट मांगी, उस पर भी बहुत ही अपमानजनक टिप्पणियां नेताओं के बारे में की गई और उसी का नुकसान इन चुनाव में हुआ। काश इन चारों राज्यों में बीजेपी अगर हार गई होती तो देश की राजनीति का नक्शा दूसरा होता और सबसे ज्यादा लाभान्वित कांग्रेस पार्टी हुई होती। तो इंडिया अलायंस आपस में जूझ रहा है। दूसरी तरफ भाजपा चुनावी जीत के बाद संसद सत्र वाले मोड में गियर शिफ्ट कर चुकी है। आज सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर एक बयान जारी किया, विपक्ष को नसीहत दी कि वो सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े और सरकार के खिलाफ अपनी नकारात्मक विचारों से बचे। ये भी कहा कि हार का गुस्सा सदन के भीतर न दिखाएं। सुनिए। ठंड शायद विलंब से चल रही है और बहुत धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री का ये रस्मी संबोधन था। हर बार वो देते ही हैं, लेकिन इसमें सांसदों के लिए एक मैसेज भी था, वो ये कि संसद को चलने दिया जाए। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। हम सभी जानते हैं कि आमतौर पर एक कैलेंडर ईयर में संसद के 3 सत्र बुलाए जाते हैं। सामान्य सत्र 3 होते हैं। पहला बजट सत्र होता है जो कि फरवरी की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक चलता है, 2 हिस्सों में बंटकर। पहले हिस्से में बजट पेश किया जाता है, उस पर बहस होती है, दोनों सदनों में बजट पास होता है। उसके बाद 1 महीने के लिए सेशन को स्थगित किया जाता है। इस 1 महीने में संसद की स्थायी समिति अलग अलग कामों के लिए मांगे गए खर्च का आकलन कर लेती है। 1 महीने बाद फिर से बजट सत्र की बैठक होती है। दूसरा होता है मॉनसून सत्र, जो जुलाई से अगस्त के बीच में होता है मॉनसून में। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, जो आमतौर पर दिसंबर महीने में ही चलता है, लेकिन संविधान में एक विशेष सत्र को बुलाने की भी व्यवस्था है, जिसका इस्तेमाल सरकार ने इसी साल सितंबर में किया था। इस विशेष सत्र में सालों से लटके महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया गया था। सामान्य ज्ञान यहाँ खत्म होता है, वापस मुद्दे पर आते हैं। शीतकालीन सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के निलंबन को खत्म कर दिया गया। मॉनसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को उन्हें सदन से निलंबित किया गया था।
कहा गया था कि विशेषाधिकार समिति की जांच रिपोर्ट आने तक वो सदन से निलंबित ही रहेंगे। 7 अगस्त को दिल्ली सर्विसेज बिल से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राघव पर 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर का इल्जाम लगा था। इसके बाद उन्हें निलंबन का सामना करना पड़ा। आज भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद उनका निलंबन रद्द हो गया। राघव चड्ढा का निलंबन रद्द होने के बाद राघव चड्ढा ने किसका शुक्रिया अदा किया, वो आप उन्हीं से सुन लीजिए। मुझे खुशी है कि 115 दिन के बाद ही सही मेरी सस्पेंशन आज समाप्त हुई। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का और चेयरमैन राज्यसभा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अब इस सत्र के महत्वपूर्ण कामकाजों पर आ जाते हैं। यह सत्र 22 दिसंबर तक चलने वाला है। कुल 15 बैठकें होंगी और इस दौरान कुल 17 बिल्स पर चर्चा हो सकती है। इनमें से 12 विधेयक पुराने हैं जिन पर चर्चा होनी है और उन्हें पारित भी कराया जाना है। साथ ही साथ नए विधेयक पेश किए जाएंगे जिस पर चर्चा हो सकती है। आप स्क्रीन पर उन सभी विधेयकों की एक सूची भी देख रहे हैं। ये क्यों ला रहे हैं ये भी देख रहे हैं। इनमें से कुछ के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। मसलन मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति शर्तें और पद अवधि विधेयक 2023। इस पर हमने 15 सितंबर के दी ललन टॉप शो में विस्तार से बात की थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। संसद में आज जो बिल पेश किए गए हैं हम उनके बारे में आपको बता देते हैं। सरकार आपराधिक कानूनों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। आज तक हम आईपीसी और सीआरपीसी पढ़ते थे, ये बदल जाएगा। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सरकार ने इससे जुड़े 3 विधेयक पेश किए थे। इन्हें बाद में गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। आज लोकसभा में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी पेश हो गई। ये बिल है भारतीय न्याय संहिता 2023, आईपीसी 1860 में बदलाव के लिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, सीआरपीसी 1898 में बदलाव के लिए, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में बदलाव के लिए। जब पहली बार इस बिल को लाया गया तब गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि अंग्रेजों के पुराने कानूनों का उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं, इसलिए इसमें बदलाव किया जा रहा है। क्या बदलाव होंगे? आईपीसी में बड़े स्तर पर बदलाव होने वाले। आईपीसी में पहले 511 धाराएं थी, अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में सिर्फ 356 होंगी। 175 धाराओं में बदलाव भी हुआ है। 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को किया गया है खत्म। इसके अलावा पुराने कानूनों में कई ब्रिटिश शब्दावली उनका जिक्र मिलता है, जैसे लंदन गजेट, कॉमनवेल्थ प्रस्ताव, ब्रिटिश क्राउन। सरकार का कहना है कि 475 जगहों से ऐसे शब्दों को खत्म कर दिया गया है। इसी तरह सीआरपीसी में बदलाव कर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बनेगी उसमें अब 533 धाराएं बचेंगी। 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ दी गई और 9 धाराओं को खत्म किया गया है। वहीं भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 में 170 धाराएं होंगी। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थी, 167। इसके लिए 23 धाराओं में बदलाव किया गया, 1 नई धारा जोड़ी गई और 5 धाराएं खत्म की गई। सरकार का कहना है कि इन कानूनों के तहत एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक सारी प्रक्रिया को डिजिटाइज करने का प्रावधान है ताकि कागजों का ढेर न बनता जाए। इसके अलावा सर्च और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस बिना रिकॉर्डिंग के अगर चार्जशीट फाइल करेगी तो वो मान्य नहीं होगी। अब कानूनों में प्रस्तावित बदलावों की कुछ अहम बातें और जान लीजिए। पहला, जिन मामलों में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा है वैसे केस में क्राइम सीन पर फोरेंसिक टीम का जाना अब अनिवार्य होगा। यौन हिंसा में पीड़ित का बयान और बयान का वीडियो रिकॉर्ड करना अनिवार्य होगा। 7 साल से अधिक की सजा वाले केस को खत्म करना है तो पीड़ित को सुने बगैर केस वापस नहीं होगा। किसी भी मामले में 90 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। अगर कोर्ट की मंजूरी मिल जाए तो 90 दिन का समय मिल सकता है और 90 दिन का। 5वां बिंदु, किसी मामले में बहस पूरी होने के बाद 1 महीने के भीतर कोर्ट को फैसला सुनाना होगा। 7 दिन के भीतर उस फैसले को ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। 6वां बिंदु, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ट्रायल चलाने का फैसला सरकार को 120 दिन में करना होगा। अगला बिंदु, मॉब लिंचिंग के मामले में दोषियों को 7 साल की सजा, आजीवन कारावास या मौत की सजा भी हो सकती है। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा। 18 साल से कम उम्र की लड़की के मामले में मौत की सजा का प्रावधान। हालांकि मैरिटल रेप को लेकर कानून में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बच्चों के साथ अपराध पर सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल किया गया। सजा माफी में बदलाव का प्रावधान किया गया है। मौत की सजा को आजीवन कारावास में ही बदला जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा को 7 साल की सजा तक और 7 साल की सजा को 3 साल की सजा तक ही माफ किया जा सकता है। भगोड़ों की अनुपस्थिति में भी उन पर ट्रायल चलेगा अब और उन्हें भी सजा सुनाई जाएगी। इसके अलावा सरकार का दावा है कि वो राजद्रोह को खत्म करने वाली है। राजद्रोह की प्रासंगिकता को लेकर देश में खूब विवाद चल चुका है पहले ही।
इसकी वैधानिकता का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हालांकि आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह की जो परिभाषा दर्ज है, करीब करीब उसी तरह की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रस्तावित क्लॉज 150 में भी दर्ज कर दी गई है। कह सकते हैं कि सिर्फ शब्द हटाया गया है राजद्रोह का इस क्लॉज के तहत जो नई परिभाषा है। ये परिभाषा कहती है कि अगर कोई जानबूझकर या सुनियोजित तरीके से बोलकर, लिखकर, संकेत के माध्यम से, ऑनलाइन या वित्तीय साधन के जरिए अलगाव या सशस्त्र विद्रोह में शामिल होता है या इसे बढ़ावा देता है और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे अपराध में शामिल होता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा होगी। आईपीसी की धारा 124A भी तकरीबन इसी तरीके से परिभाषित है। 12 नवंबर को स्टैंडिंग कमेटी ने इन कानूनों को लेकर अपनी रिपोर्ट राज्यसभा के सभापति और लोकसभा स्पीकर को भेज दी थी। कई सिफारिशें की गई थी, जैसे कमेटी ने कहा कि लापरवाही से मौत के मामले में 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान काफी सख्त है, इसे घटाकर 5 साल किया जाना चाहिए। कमेटी के विपक्षी सांसदों ने असहमति का नोट दिया और कहा कि यह मोटे तौर पर पुराने कानूनों की ही कॉपी पेस्ट है। कुछ सांसदों ने हिंदी नामों को लेकर भी आपत्ति जताई है। इसके अलावा आज लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 पर चर्चा हुई। 1 अगस्त को सबसे पहले यह बिल राज्यसभा में पेश किया गया। क्या है उद्देश्य? तब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा था उद्देश्य के बारे में कि अदालतों में ऐसे लोग होते हैं जो जजों को, वकीलों को और मुवक्किलों को प्रभावित करने का काम करते हैं, टाउट्स या दलाल। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। कानूनी भाषा में ऐसे लोगों को टाउट्स कहा जाता है, फौरी अनुवाद दलाल। ये लोग वकीलों, जजों और मुवक्किलों के बीच काम करके अपने पैसे बनाते हैं। इस बिल के पास होने के बाद हाईकोर्ट जजेस से लेकर जिला मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर तक के अधिकारी ऐसे दलालों की लिस्ट बनाकर छाप सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर दलाली का संदेह है तो उसकी जांच का आदेश भी दे सकते हैं। आरोपी को अपनी बात रखने का मौका यहां मिलेगा। साथ ही दोष साबित हो गया तो 3 साल की कैद, 500 रुपए का जुर्माना या दोनों भरने पड़ सकते हैं। इस बिल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट मोहम्मद कुमैल हैदर ने कहा कि हमारे समाज की न्यायपालिका में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि टाउटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कि दलाली बहुत आम है। अदालतों में क्लाइंट को जबरदस्ती लीगल प्रोसीजर में खींचने की कोशिश की जाती है। इस विधेयक का मकसद यह है कि जो दलाल हैं, चाहे वो जिस भी रूप में हो, उनकी एक लिस्ट तैयार हो सके, उन्हें कारण बताओ नोटिस इशू हो सके, ताकि वो एक्सप्लेन करें कि वो क्यों टाउट्स न कहलाएं या दलाल न कहलाएं। फिर उस लिस्ट में समय समय पर फेरबदल किया जाएगा ताकि इस तरीके से दलाली को रोका जा सके। तीसरा विधेयक है द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2023। ये बिल तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए लाया गया है। इसके लिए यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 में बदलाव किया जाएगा। तेलंगाना के मुलुगु में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसके लिए 889 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा राज्यसभा में द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पारित हो गया। इससे डाकघर से जुड़े नियमों में बदलाव होंगे। साथ ही भारतीय डाकघर अधिनियम 1894 खत्म हो जाएगा। बिल की जरूरी बातें आप जान लीजिए। अगर डाक अधिकारियों को शक होता है कि किसी पार्सल या किसी डाक में ड्यूटी नहीं अदा की गई या वो कानून द्वारा प्रतिबंधित है, तो अधिकारी उस पार्सल को कस्टम अधिकारी को भेज देगा। कस्टम अधिकारी उस पार्सल से कानून के मुताबिक निपट लेगा। केंद्र सरकार एक अधिकारी की नियुक्ति करेगी। उस अधिकारी को अगर लगता है कि कोई पार्सल राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ है, किसी दूसरे देश से संबंधों में चोट पहुंचा सकता है या शांति में बाधा पहुंचा सकता है, तो वो अधिकारी उस पार्सल को रोक सकता है, खोलकर चेक कर सकता है और चाहे तो जब्त कर सकता है। बाद में ऐसे सामान को नष्ट भी किया जा सकेगा। अक्सर होता है कि हम लोगों का पार्सल खो जाता है या देर से आता है, डैमेज हो जाता है, मन करता है कि डाक अधिकारी के खिलाफ केस कर दें, लेकिन ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि नए कानून में ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि ऐसी स्थितियों में डाक अधिकारियों पर केस नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के पास डाक टिकट जारी करने का अधिकार होगा। संसद सत्र पर हमारी नजर बनी रहेगी और अगर आप इसकी बारीक जानकारियों में दिलचस्पी लेते हैं तो हमारा खास कार्यक्रम संसद में आज देखना न भूलें। अब चलिए मिजोरम सुंदर पहाड़ी सूबा, भारत के मॉडल राज्यों में से एक है। साक्षरता दर में केरल और लक्षद्वीप के बाद तीसरे नंबर पर आता है। आज यहाँ विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी हुए, जिनमें मुख्यमंत्री जोरमथंगा की मिजो नेशनल फ्रंट सरकार गिर गई। अपनी सीट भी न बचा पाने वाले जोरमथंगा ने बिना देर किए इस्तीफा दे दिया है राज्यपाल को। उनकी जगह लेंगे लाल दुहोमा, जिनकी पार्टी जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM को 2/3 बहुमत मिला है। ये पार्टी सूबे की 40 में से 27 सीट्स पर जीती है। ये सब 3 दिसंबर को ही हो जाता जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के नतीजे आए, लेकिन मिजोरम में गिनती को एक दिन आगे बढ़ाया गया। दरअसल सीन ये है कि 3 दिसंबर था संडे और मिजोरम की 87% से ज्यादा आबादी ईसाई धर्म को मानती है, क्रिश्चियंस हैं वो। रविवार के दिन ईसाई धर्म में चर्च सर्विस होती है, इसलिए मिजोरम के प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी कि आप काउंटिंग की तारीख संडे से
मंडे कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, संडे को मत कीजिए, जिसके बाद तिथि बदली गई और काउंटिंग के लिए 4 दिसंबर का दिन मुकर्रर हुआ। आइए अब नतीजों पर गौर करें। ZPM ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट ने 27 सीटें जीती। सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट ने 10 सीटों पर ही जीत दर्ज कराई पार्टी ने। बीजेपी 2 सीटों पर जीती और कांग्रेस महज 1 सीट। अब इन पार्टियों का वोट शेयर आप देखिए। ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट को 37.86% वोट मिले, तकरीबन 38। मिजो नेशनल फ्रंट को 35.10, कांग्रेस को 20.82%, बीजेपी को 5.06% और आम आदमी पार्टी को 0.09% वोट। आप इस वोट शेयर के मायने और अच्छे से समझ पाएंगे कि कितना वोट मिल गया और कितनी सीटें, जब आप ये जानेंगे कि कौन कितनी सीटों पर लड़ा था। दरअसल मिजोरम की जो स्थानीय राजनीति है वो राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों की लाइन से कुछ अलग लीग पे चलती है, सूट नहीं करती ज़्यादा। ऐसे में ये पार्टियां देखती हैं कि उन्हें चुनाव में उतरना है तो कितना उतरना है। अब इस संदर्भ के साथ सीटों की संख्या आप सुन लीजिए। MNF, ZPM और कांग्रेस 40 सीटों पर लड़े, यानी कि पूरे सूबे में। बीजेपी 23 सीटों पर लड़ी, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा के लिए मिजोरम में मौके सीमित थे। इस लिहाज से सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा, जो सारी सीटें लड़कर भी एक ही सीट निकाल पाई। भाजपा को 2 ही सीटें मिली, लेकिन पार्टी नतीजों से खास नाखुश होगी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुख्य मुकाबला वैसे भी ZPM और सत्ताधारी MNF के बीच में था। ऐसे में जो मिला वो बोनस कहलाएगा। अब बचते हैं 2 किरदार, MNF और ZPM। पहले MNF की बात करते हैं। हाल में एक फिल्म आई है सैम बहादुर। इसमें एक ऐतिहासिक घटना पर कुछ सीन्स आपको मिलेंगे, जब तत्कालीन असम के लुशाई हिल्स इलाके में सशस्त्र विद्रोह उठकर खड़ा हुआ था, जिसे लीड कर रहा था MNF। यही इलाका आगे चलकर लुशाई हिल्स मिजोरम बना। मार्च 1966 को MNF के लड़ाकों ने आइजॉल को कब्जा कर लिया था, सीज कर लिया था। वहां तक फौज पहुंच नहीं पा रही थी, तब सेना को दखल देना पड़ा। उन दिनों सेना की पूर्वी कमान संभालते थे लेफ्टिनेंट जनरल सैम मानेकशॉ। आइजॉल में MNF की घेराबंदी को तोड़ने के लिए ही स्ट्रेफिंग की थी, यानी हवाई जहाज से गोलियां और रॉकेट्स चलाए गए थे। अगले 20 साल तक MNF ने छापामार युद्ध लड़ा। वो चाहते थे कि देश से अलग होकर के वो अपना एक अलग देश बना लें। अगले 20 सालों तक MNF ने छापामार युद्ध लड़ा। उनकी मांग थी भारत से अलग होना। आखिरकार राजीव गांधी के ज़माने में साल 1986 में मीज़ो पीस अकॉर्ड हुआ और MNF मुख्य धारा में लौटा। उसके मुखिया लाल डेंगा बने CM। इसी पार्टी की सरकार इन दिनों सूबे में चल रही थी। जोरमथंगा CM थे, लेकिन वो MNF की लेगेसी को भुना नहीं पाए, क्योंकि करीब 6 साल पहले यानी 2017 में कुछ हुआ था मिजोरम में। क्या? मिजोरम में 6 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक मूवमेंट ग्रुप बनाया, जिससे नाम दिया उन्होंने ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट। इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे लालदू होमा। रिटायर्ड IPS अफसर हैं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी चीफ थे ये। 2018 के विधानसभा चुनाव में ZPM ने कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया। 40 में से 36 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। सभी कैंडिडेट्स एक ही चुनाव चिन्ह के तले लड़े और 8 को जीत भी मिली। हालांकि 2018 में MNF सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और जोरमथंगा फिर से CM बने थे, लेकिन 8 प्रत्याशियों की जीत ने ZPM ग्रुप को उत्साहित किया। चूंकि जीते हुए उम्मीदवार निर्दलीय थे, इसलिए ZPM के दलों ने इससे आंदोलन से अलग एक पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। 2019 की जनवरी में ZPM ने चुनाव आयोग में पार्टी रजिस्ट्रेशन की अर्जी दी। कुछ महीनों बाद चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलते ही ZPM एक राजनीतिक दल के तौर पर सामने आया। इसके बाद साल 2023 ZPM के लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि इसी साल लुंगलेई म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव भी हुए, जिसमें ZPM ने उम्दा प्रदर्शन के बलबूते काउंसिल की 11 में से 11 सीटें जीती। 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली जीत से इस पार्टी का नाम अब लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। लोग जानना चाह रहे हैं कि ZPM कौन है, लालदू होमा कौन है। अब सबकी निगाहें ZPM को उसके मकसद तक पहुंचाने वाले एक शख्स पर टिकी हैं, लालदू होमा पर, जिनकी हमने कुछ देर पहले बात की थी। कौन है ये? इन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत IPS ऑफिसर के रूप में की थी। दिल्ली में लालदू होमा, जैसे हमने कुछ देर पहले भी बताया, कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी हेड थे। 1982 के एशियन गेम्स में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सेक्रेटरी थे। इंदिरा गांधी लालदू होमा पर काफ़ी भरोसा करती थी। यही वजह है कि मिजोरम में जब विद्रोह भड़का तो इसमें मध्यस्थता के लिए लालदू होमा को ही भेजा गया था। मिजोरम आंदोलन को हैंडल करने में इनका काफ़ी बड़ा रोल माना जाता है। इसके बाद लालदू होमा दिलचस्पी लेते हैं राजनीति में। 1984 में लालदू होमा ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और वो कांग्रेस में शामिल भी हुए।
1984 में लालदूमा ने पहली बार मिजोरम से सांसदी लड़ी, वो जीते। मिजोरम में कांग्रेस के पहले सांसद बने, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस छोड़ते ही उनकी संसदीय सदस्यता भी चली गई। यहाँ भी एक ट्रिविया का जन्म हुआ, क्योंकि लालदूमा एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई होने वाले देश के पहले सांसद थे। आज चीफ मिनिस्टर बन गए। साल 1997 में लालदूमा ने एक नई पार्टी बनाई जिसको नाम दिया जोरम नेशनलिस्ट पार्टी। इस पार्टी के तले लालदूमा साल 2003 में रीतू सीट से विधायक चुने गए और अब मिजोरम की सिरचिप सीट से विधायक चुने गए। ये हुआ लालदूमा का एक संक्षिप्त परिचय। दर्शकों को ये भी बताना जरूरी है कि लालदूमा की पार्टी ZPM की तुलना अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से भी की जाती है, क्योंकि दोनों का इतिहास लगभग एक जैसा नजर आता है। ट्रेजेक्ट्री दोनों ही पार्टियां एक मूवमेंट से निकली हैं, एक नायक के इर्द गिर्द ये बनी हुई हैं। या हम आपको एक बात और याद दिलाना चाहते हैं कि वोटों की गिनती से पहले हुए एक्सेस माई इंडिया और इंडिया टुडे के एग्जिट पोल्स में भी मिजोरम में सत्ता परिवर्तन की बात कही गई थी। ग्राउंड पर मौजूद पत्रकार भी बताते हैं कि चुनाव के दौरान ZPM को लेकर हवा पॉजिटिव लग रही थी। बाकी फैक्टर क्या रहे आप सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात है इसके जो लीडर हैं लालदूमा, जिनके घर के आसपास ही इस वक्त मैं हूं, मेरे बैकग्राउंड में उनका घर ही दिख रहा होगा। तो लालदूमा ने पिछले लगभग 39 सालों से संघर्ष किया और उसके बाद पिछले 4-5 सालों में एक रणनीति बनाई कि मिजोरम में किस तरह से बदलाव लाना है, क्योंकि मिजोरम का जो इतिहास रहा है, कभी कांग्रेस कभी MNF, कभी कांग्रेस कभी MNF, तो उस इतिहास को बदलने के लिए बहुत कुछ सोचने की जरूरत थी। और उसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने बहुत होमवर्क किया और होमवर्क के तहत उन्होंने पाया कि 70% जो आबादी है वो यूथ की है, जो 35 साल से नीचे हैं, उनको टारगेट उन्होंने किया। सोशल मीडिया सेवी हैं, सोशल मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल करना है या होना है वो उनको बखूबी आता है, क्योंकि इससे पहले एक कहा जा रहा था कि ये अर्बन लेजेंड है, सिर्फ शहरी इलाकों में ही ZPM का जोर है, जबकि गाँव में इसका जोर नहीं है। लेकिन आज की जो जीत हुई है उससे साबित हो गया है कि शहरी नहीं, गाँव भी इनके कब्जे में आ चुके हैं, इनसे प्रभावित हो चुके हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया, इंटरनेट का इस्तेमाल बखूबी किया उन्होंने। दूर दूर तक जो पहाड़ हैं, दूर दूर के गांव हैं, वहां तक किस तरह से पार्टी का प्रचार करना है, पार्टी का जो संदेश है और खुद का जो संदेश है, जो क्लियर एक व्यू उन्होंने तय किया कि मिजोरम में एक अलग सिस्टम तैयार करना है। इससे पहले वो सिस्टम यहाँ पर नहीं है, वो इन्होंने लोगों को बताया, लोगों को समझाया कि यहाँ पर एक करप्शन फ्री सरकार की जरूरत है। जबकि उससे पहले कांग्रेस ने जो मुख्य आरोप चुनाव के दौरान लगा दिया था MNF पर कि ये करप्शन का आरोप लगाया दिया था, उसी को उन्होंने ले लिया और उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। विकास की बात की, इसके अलावा राज्य को खूबसूरत और नया सिस्टम देने की बात की। ये सब बातें जोरम पीपल्स मूवमेंट के पक्ष में गई। अब बात मिजोरम के उन दिग्गजों की जिनकी हार ने लोगों को अचंभित किया। सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर ही हैं। मुख्यमंत्री और MNF नेता जोरमथंगा अपनी सीट नहीं बचा पाया। आइजोल ईस्ट 1 विधानसभा सीट पर ZPM के लालथन सांगा से हार गए। मिजोरम के डिप्टी CM तावन लुइया टुइचेंग सीट पर ZPM के चुआन वामा से हार गए हैं। मिजोरम कांग्रेस के अध्यक्ष लाल सावता को आइजोल वेस्ट 3 सीट पर ZPM के जैथान जामा से शिकस्त मिली है। मिजोरम BJP के अध्यक्ष वनलाल मुआका डाम्पा सीट पर चुनाव हार गए हैं। साल 2018 के चुनाव में ये इकलौती सीट BJP के खाते में आई थी। नतीजों के बाद ZPM उत्साहित है। भाजपा की ओर से अध्यक्ष वनलाल मुआका ने कहा है कि नतीजे अप्रत्याशित रहे और पार्टी आत्मचिंतन करेगी। खबरों का सिलसिला यहीं तक चलते चलते हम बधाई देना चाहते हैं भारतीय नौसेना को, जो आज नेवी डे मना रही है। नौसेना दिवस के मौके पर आज महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। तो ये था आज का दी ललन टॉप शो। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी ललन टॉप।